हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री। आज की वीडियो में आज से हम आधुनिक इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे। हमने एंसेंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। देखिए, आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम सबसे पहले यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां जो भारत आई व्यापार करने के लिए, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, अब ये यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत किस लिए आई थी? तो व्यापार करने के लिए, और मसालों के व्यापार करने के लिए ये भारत आई थी। भारत में मसालों का व्यापार करने के लिए कुछ यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत आई थी। प्रारंभ में इन कंपनियों ने भारत में व्यापार किया, लेकिन जब भारत की राजनीतिक स्थिति बिगड़ती गई, देखिए, लेकिन जब भारत की राजनीतिक स्थिति बिगड़ती गई तो इन कंपनियों ने भारत में राजनीति की और भारत पर शासन किया। अंत में इन्होंने भारत पर शासन किया। प्रारंभ में इन कंपनियों ने भारत में व्यापार किया, किंतु भारत की राजनीतिक अस्थिरता के कारण इन कंपनियों ने भारत में व्यापार किया और अंततः भारत में इन्होंने शासन भी किया। और सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन किसने किया था? ब्रिटिश ने। ब्रिटिश ने सबसे लंबे समय तक भारत में शासन किया था। और इन कंपनियों में से सबसे सफल कंपनी भी ब्रिटिश ही रही थी। ब्रिटिश कंपनी ही सबसे सफल कंपनी रही थी। तो भारत आने वाले, देखिए, भारत बहुत से यूरोपीय आए हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो प्रमुख यूरोपीय हैं जो व्यापार करने के लिए भारत आए, उनके लिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले भारत पुर्तगाली आए। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, अंग्रेज, डेनिश। हालांकि डेनिश ने बहुत ही कम टाइम तक भारत में रहे थे, डेनिश। और डेनिश के बाद फ्रांसीसी। डेनिश के बाद भारत कौन आए थे? फ्रांसीसी, है ना। तो सबसे पहले भारत आए जो यूरोपीय व्यापार करने के लिए, वो कौन थे? पुर्तगाली थे, है ना। और सबसे लंबे समय तक भारत में व्यापार और शासन किसने किया था? ब्रिटिश ने। और ये 5 कंपनियां हैं जो भारत आई थी व्यापार करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम इनमें से पुर्तगालियों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, 17 मई 1498 ईस्वी को जलमार्ग से सर्वप्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आया। वास्को डी गामा 17 मई 1498 में कौन आया? वास्को डी गामा। सत्रह मई 1498 में भारत आया था वास्को डी गामा। देखिए, वास्को डी गामा को कहा जाता है कि इसने भारत की खोज की थी, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब वास्को डी गामा भारत आया तो उसी ने भारत की खोज की, नहीं। भारत की खोज तो पहले से हो चुकी थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। जब वह सभ्यता थी तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब वास्को डी गामा भारत आया तो भारत की खोज तो पहले से की जा चुकी होगी ना, है ना। वास्को डी गामा ने भारत आने तक का रास्ता खोजा था, भारत की खोज नहीं की थी, केवल भारत आने तक का रास्ता खोजा था। और यह जलमार्ग के रास्ते से भारत आया था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने, है ना, क्योंकि वास्को डी गामा था जो वह भारत आया था जलमार्ग से। इसके बाद उसने समुद्री मार्ग से वह भारत पहुंचा था। और भारत खोज करते करते जब भारत की सबसे पहले जो पहुंचा वहां कालीकट पहुंचा था वास्को डी गामा, है ना। और जहां का तत्कालीन शासक कौन था?
जहां का तत्कालीन शासक कौन था? जमोरिन। जमोरिन था जहां का तत्कालीन शासक, और जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, और वास्को डी गामा को व्यापार करने की सुविधा भी जमोरिन ने ही प्रदान की थी। अब देखिए जो यूरोप कंपनियां भारत आई, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल व्यापार करना। उनका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना, और इसीलिए वह भारत आए थे। वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। केप ऑफ गुड होप के रास्ते थे, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से वास्को डी गामा ने भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज की थी। अब देखिए वास्को डी गामा के बाद 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आया था। देखिए यह पुर्तगाली गवर्नर वास्को डी गामा भारत आया था, है ना। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को हिंद महासागर में व्यापार पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित करना था। देखिए नीले पानी का व्यापार, नीले पानी की नीति शुरू किसने की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। नीले पानी की नीति का शुरू फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने की थी। देखिए लेकिन वह इसमें असफल रहा, और 1509 ईस्वी में यह वापस चला गया। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आया था, लेकिन इसने नीले पानी की नीति शुरू की, लेकिन इसमें वह असफल रहा, और 1509 में यह वापस चला गया। इसके बाद 1509 में अगला गवर्नर आया, वह कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क अगला पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया था। देखिए जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, उसने ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक माना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक माना जाता है। और जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, उसने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, और जो स्त्रियां सती नहीं होती थीं, उनसे पुर्तगाली शादी करते थे। अब ऐसा इसने क्यों किया? ताकि भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ती जाए, है ना। भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाई जा सके, इसलिए इसने ऐसा किया था कि जो सती होती थी, तो सती प्रथा पर इसने रोक लगा दी। जो सती नहीं होती थी, जो स्त्रियां सती नहीं होती थी, उनसे पुर्तगाली शादी करते थे, ताकि भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाई जा सके। देखिए और इसने गोवा और फारस की खाड़ी में स्थित होमरोज द्वीप, जो फारस की खाड़ी में स्थित होमरोज द्वीप है, उस पर अपना आधिपत्य किया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही गोवा और जो फारस की खाड़ी में स्थित होमरोज द्वीप है, उस पर अपना आधिपत्य किया था। 1510 ईस्वी में 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हरा दिया था और गोवा पर अपना अधिकार कर लिया था। और जब इसका गोवा पर अधिकार हो गया, तो इसने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। तो 1510 ईस्वी में इसने यूसुफ आदिल शाह को हरा दिया था और गोवा पर अधिकार कर लिया था। गोवा पर अपना अधिकार कर लिया था। 1513 ईस्वी में देखिए 1513 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क ने ही कोचीन में पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण कराया था। कोचीन में पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण कराया था। कोचीन में इसने एक व्यापारिक कोठी खोली थी। कोचीन में इसने पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। देखिए 1530 ईस्वी में गोवा भारत में पुर्तगालियों की राजधानी थी और पुर्तगालियों का मुख्यालय, और यहीं पर पुर्तगालियों का मुख्यालय था। जो गोवा थी वह पुर्तगालियों की राजधानी थी और वहीं पर इनका मुख्यालय था। तो देखिए
सबसे पहले कौन सी व्यापारिक कंपनी आई? पुर्तगाली। पुर्तगाली में सबसे पहले जो आया वह कौन था? वास्को डी गामा। 17 मई 1498 ईस्वी में यह समुद्री मार्ग से भारत आया था। समुद्री मार्ग की इसने खोज की थी, ना कि भारत की खोज की थी। फिर 1505 में अल्फांसो डी अल्मेडा आया और इसने अल्फांसो डी अल्मेडा ने नीले पानी की नीति शुरू की, लेकिन उसमें बड़ा सफल रहा और 1509 में यह वापस चला गया। 1509 में फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया और अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, देखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। यूसुफ आदिल शाह को इसने हरा दिया था और जो बीजापुर के शासक थे उनको 1510 ईस्वी में हरा दिया था और गोवा पर अपना अधिकार कर लिया था और इसने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी ताकि जो स्त्रियां सती नहीं होती थी उनसे पुर्तगाली शादी कर सकें और भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाई जा सके, है ना। फिर इसने 1513 में कोचीन में पुर्तगाली दरों का निर्माण कराया, व्यापारिक कोठी खोली थी। इसके बाद देखिए 1560 ईस्वी में मार्टिन अल्फांसो डिसूजा को गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया। मार्टिन अल्फांसो डिसूजा को गवर्नर बनाकर भेजा गया। देखिए, जो मार्टिन डिसूजा था उसके साथ ईसाई संत भारत आया था। ईसाई संत फ्रांसिस्को जेविनार। फ्रांसिस्को जेविनार भारत आया था और यह भारत ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। देखिए, जो गोवा की स्थानीय जातियां और मछुआरों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। जो ईसाई संत आया था वह फ्रांसिस्को जेविनार, वह अपना ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था और उसने गोवा में जो गोवा के स्थानीय जाति थी और जो मछुआरे थे उनको ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। पुर्तगालियों ने अपने समुद्री साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया का नाम दिया था। समुद्री साम्राज्य, पुर्तगालियों का समुद्री, क्योंकि इन्होंने खोज की थी तो समुद्री साम्राज्य पर इनका अधिकार हो गया था, है ना। और इन्होंने एस्तादो द इंडिया का नाम दिया था समुद्री साम्राज्य को, एस्तादो द इंडिया। समुद्री साम्राज्य को किसका नाम दिया था? एस्तादो द इंडिया का नाम दिया था। देखिए, जिसके तहत इनके अधिकार क्षेत्र से, क्योंकि इनका अधिकार हो गया था समुद्री मार्ग पर, तो उस क्षेत्र से जो भी गुजरता था उसको सुरक्षा कर देना पड़ता था, है ना। उस सुरक्षा कर को कार्टज कहा जाता था। सुरक्षा कर को क्या कहा जाता था? कार्टज। सुरक्षा कर को कार्टज कहा जाता था और यह एक प्रकार का परमट हुआ करता था। यह एक प्रकार के परमट की भांति कार्य करता था। और मुगल साम्राज्य के जो महान सम्राट थे, मुगल साम्राज्य के जो महान शासक थे, कौन? अकबर। जो महान बादशाह थे अकबर, उनको भी यह कर देना पड़ता था। भारत में लाल मिर्च, काली मिर्च और तंबाकू की खेती पुर्तगालियों की ही देन है। भारत में जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस तकनीक, भारत में जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस तकनीक लेने का श्रेय भी किसको दिया जाता है? पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों ने ही भारत में जहाज का निर्माण किया था, है ना। और प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण भी पुर्तगालियों ने ही किया था। 1556 ईस्वी में भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। 1556 ईस्वी में भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी और यह स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। देखिए, बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा पहली फैक्ट्री कौन सी थी? हुगली।
पहली फैक्ट्री कौन सी थी बंगाल में पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी, जो हुगली। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर अपना कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों ने पांडिचेरी पर पहले अपना कब्जा किया था और 1793 ईस्वी में पांडिचेरी पर अपना आधिपत्य किया था। 1793 ईस्वी में पांडिचेरी पर इन्होंने अपना आधिपत्य किया था। पुर्तगाली कंपनी का गोवा पर अधिकार स्वतंत्रता के बाद भी रहा। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद भी जो पुर्तगाली थे उनका गोवा पर अधिकार रहा था। जब 1961 में 12वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके बाद 1962 में गोवा को भारत का हिस्सा बनाया गया था। देखिए, इतने दूर बैठे हुए भी यह गोवा पर अपना कब्जा किए हुए थे। एक भारत के एक हिस्से पर अपना कब्जा किए हुए थे, जबकि यह कितने दूर है भारत से, है ना, फिर भी ये अपना कब्जा किए हुए थे। लेकिन जब संविधान संशोधन हुआ तो उसके बाद गोवा को भारत में मिला दिया गया था, है ना, भारत का हिस्सा बना दिया गया था। पुर्तगालियों के बाद अगली व्यापारिक कंपनी आई। पुर्तगालियों के बाद अगली व्यापारिक कंपनी कौन सी आई? डच हॉलैंड के निवासी थे। डच हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड नीदरलैंड है ना, अब नीदरलैंड है जो, उसके निवासी थे डच। भारत आने वाला पहला डच यात्री फर्नांडिस दा हस्तमान को माना जाता है। देखिए, अब डच कंपनी की तरफ से जो पहला यात्री आया वह कौन था? फर्नांडिस दा हस्तमान। फर्नांडिस दा हस्तमान जो पहला व्यक्ति था जो भारत आया था, डच की, है ना, डच का पहला व्यक्ति था जो भारत आया था। 1602 में डचों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और यह कंपनी मसालों का व्यापार करने के लिए भारत आई थी। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की डचों ने स्थापना की थी और यह कंपनी भारत में मसालों का व्यापार करने के लिए आई थी। 1602 में डचों द्वारा ही भारत से व्यापार हेतु सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी शुरू की गई थी। बंगाल के चिनसुरा में डचों ने एक कारखाना भी स्थापित किया। बंगाल के चिरसुना में डचों ने एक कारखाना स्थापित किया और डच लोगों का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया के टापुओं पर व्यापार करना था। देखिए, डचों का मुख्य उद्देश्य क्या था? दक्षिण पूर्वी एशिया है उस पर, उसके टापुओं पर व्यापार करना। भारत उनके व्यापारिक मार्ग में पड़ने वाली बस एक कड़ी थी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर फोर्ट विलियम्स की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम्स कोच्चि में फोर्ट विलियम्स की स्थापना की थी डचों ने। डचों ने गुजरात, कोरोमंडल, बंगाल, उड़ीसा आदि में व्यापारिक कोठियां खोली थी। देखिए, डचों ने पहली व्यापारिक कोठी कहां? मछलीपट्टनम या फिर उसे मूसलीपट्टनम भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में स्थापित की थी। पहली व्यापारिक कोठी कहां? डचों ने पहली व्यापारिक कंपनी मूसलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। देखिए, आंध्र प्रदेश और दूसरी व्यापारिक कोठी कहां? पुलिकट में। पुलिकट में स्थापित की थी। डच कंपनी के बाद में अपना मुख्यालय पुलिकट आंध्र प्रदेश में बनाया तथा यही सोने के सिक्के बनाने वाली एक फैक्ट्री स्थापित की जिससे स्वर्णिम पैगोडा के नाम से जाना जाता है।
देखिए, डच कंपनी ने बाद में अपना मुख्यालय कैसे बनाया? पुलिकट को, पुलिकट आंध्र प्रदेश में अपना मुख्यालय बनाया और यही सोने के सिक्के बनाने वाली एक फैक्ट्री स्थापित की जिसे स्वर्णिम पैगोडा के नाम से जाना जाता है, जिसे स्वर्णिम पैगोडा के नाम से जाना गया। और 17वीं शताब्दी में डच व्यापारिक शक्ति, देखिए 17वीं शताब्दी में डच व्यापार में चरम पर पहुंच गए थे। 17वीं शताब्दी में डच की व्यापारिक शक्ति चरम पर पहुंच गई थी और डच लोग भारत में सूती वस्त्र, अफीम, रेशम, मसाले आदि महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्यात करने लगे थे। जो डच लोग थे वह अफीम, सूती वस्त्र, मसाले, रेशम और भी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं जिनका निर्यात करने लगे थे, निर्यात करते थे। और देखिए, जब पुर्तगाली कंपनी भारत आई तो उसी समय डच कंपनी भी भारत आई थी। इसके बाद ब्रिटिश कंपनी भी भारत आई थी। देखिए, जब पुर्तगाली कंपनी भारत आई तो उसी समय डच भी भारत आए थे और ब्रिटिश कंपनी भी भारत आई थी। तीनों कंपनियों के मध्य युद्ध हुआ जिनमें ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी सफल रही थी। इन तीनों कंपनियों के मध्य युद्ध हुआ था जिनमें ब्रिटिश कंपनी सफल रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सफल रही थी। देखिए, 1759 ईस्वी में डचों और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ। डचों और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ, डचों और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ। इसे बेदरा का युद्ध कहा गया। डच का और जब अंग्रेजों का युद्ध हुआ तो इसमें डचों की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी और डच भारत से पूरी तरीके से उखड़ गए थे, है ना। यही कारण था कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेज ब्रिटिश के सामने डचों की शक्ति छीन पड़ गई थी। इसी कारण से 18वीं शताब्दी में डचों की शक्ति अंग्रेजों के सामने छीन पड़ गई थी। तो देखिए, डच की तरफ से पहला यात्री कौन था? कॉर्नेलियस द हस्तमान, है ना। और डच ने 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और इन्होंने कोच्चि में फोर्ट विलियम्स की स्थापना भी की थी। देखिए, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, कोरोमंडल में इन्होंने व्यापारिक कोठियां भी खोली थी और पहली व्यापारिक कोठी इन्होंने मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोली थी, या फिर मछलीपट्टनम, है ना। दूसरी कोठी इन्होंने पुलिकट में खोली थी। दूसरी कोठी कहाँ? पुलिकट में इन्होंने खोली थी। अब देखिए, जब पुर्तगाली भारत आए तो उसी समय डच भी भारत आए थे और अंग्रेज भी, ब्रिटिश भी भारत आए थे। तो इन तीनों के मध्य में युद्ध हुआ, है ना, जिसमें 1759 ईस्वी में डचों और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ और डच बहुत बुरी तरीके से हार गए थे जिसमें, और भारत से उनके पैर उखड़ गए थे, है ना। तो इस युद्ध को बेदरा का नाम दिया गया, बेदरा का युद्ध कहा गया। देखिए, यही कारण रहा कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश के सामने डच छीण हो गए थे और डचों की शक्ति लगभग खत्म हो गई थी, है ना। तो आज की वीडियो में हमने पुर्तगाली और डच के बारे में डिस्कस किया। जो यूरोपीय कंपनी थी, जो सबसे पहले आई वो पुर्तगाली थी, उसके बाद डच, है ना। तो इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया और उसके हर एक पॉइंट को, उनसे रिलेटेड हर एक पॉइंट को आपके साथ डिस्कस किया। तो अब हम ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी को डिस्कस करेंगे। आगे की वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड हर एक पॉइंट को आपके साथ डिस्कस किया, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।